जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। जी क्या बात कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे कि आपको ये ग्रेड सिलेबस के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बोर लग रहा है आज का लेक्चर आपको, है ना? कोई नहीं, गुजारा कर, निकल जाओ फिर क्लास से, बोर लग रहा है। आज गुजारा करें, ठीक है? आज मेरे पास पढ़ाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्या स्ट्रेस देनी है, कहाँ पर जोर लगाना है, कहाँ पे छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है, कहाँ पे चीज़ों को ईजी नहीं लेना है। ये पता होगा तो तभी हम जो है वो अपनी मंजिल पे खैर ऑफियर से पहुँच सकते हैं। अब आप ये देखें जी, जहाँ पर 35 से 45 आई के अपने अपनी ग्रेड में लिखा था, उसमें आप देखें तो 33, 26, 31, 35, 35, ये मैंने पिछली 5 अटैम्प्ट्स रखी हैं। स्प्रिंग 22, ऑटम 22, 23 की 2 और ये जो अभी रिसेंट, ये जो अभी गुजरी है, जिसको हम इंशाल्लाह करेंगे एंड पे जाकर रिवीजन क्लास में। इसको मैं सॉल्व नहीं किया करता साथ साथ, इसको हम एंड पे रखते हैं ताकि जब रिवीजन करें तो थोड़ा काम, एक नया सवाल करने के लिए भी तो हो हमारे पास, ठीक है? रिवीजन होती जा, तो इसको हम एंड पे करते हैं। बाकी तो इंशाल्लाह हम पास पेपर्स कोशिश करते हैं कि जितने हो सकें 2003-4 से सवाल उठाने शुरू कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम यहाँ तक सवाल करेंगे इंशाल्लाह। पास पेपर्स की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। खैर बहरहाल इसमें मैंने आपको कहा था ना कि लोअर साइड पे रहता है अपनी ग्रिड की, तो आप ये देख सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन से सवाल 22 में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद से बड़ी रूटीन के अंदर आ रहा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कुछ याद है? वैल्यू क्या होती थी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, फिर उसके बाद एनआरवी की एडजस्टमेंट आ जाएगी। भाई के फिर आंसा निकल गया, भाई ने फिर उधर ही मुंह कर लिया, ठीक है? मैंने तीसरी बार देखा अभी आपको, कल मैंने अलग अलग बिठा देना प्राइमरी वाले बच्चों की तरह। तो ये, और फिर उसके अंदर कुछ गलतियां करवा लेगा कि जी फिजिकल काउंट करते हुए पता चला कि जी ये स्टॉक जो है वो किसी और का हमने काउंट कर लिया, इस तरह की कुछ बातें कह देगा, ठीक है? तो इस तरह के काम करवा रहा है और लगातार पिछली 3 अटैम्प्ट से इसमें से सवाल आ रहा है। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो सकता है मैं दूसरे नंबर पे करवाऊँ, हो सकता है मैं एंड पे ही ले जाऊँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ। ये मूड पे डिपेंड करता है। बेसिक्स के बाद ओवरहेड्स भी शुरू कर दिया करते हैं, मतलब दिल कर सकता है कि वो कर दें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस वक्त के मूड के ऊपर। तो बहरहाल जब भी आपका ये टॉपिक शुरू होगा अटेंटिव हो जाइएगा। पिछली 3 अटैम्प्ट से इसमें से उसने सवाल लाजमी दिया है, मिस नहीं किया, ठीक है? फिर इसी तरह से ओवरहेड्स आप देखें तो एक अटैम्प्ट बीच में से मिस हुई है, रेगुलरली इसमें से भी सवाल आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक शुरू करना है। अब आप खुद देख लें कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर दफ़ा इसमें से सवाल आ रहा है, ठीक है? उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इस दफ़ा छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन इस दफ़ा अभी रिसेंट टाइम गुजरी है, उसने इसके बारे में 10 नंबर का सवाल कर लिया। तो ये वो खतरनाक, बच्चे कहते हैं जी नहीं आ रहा, कम इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं जालिमो, नहीं आ रहा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में है, नहीं आ रहा तो आई कैप को भी पता है कि बच्चा कहेगा ये नहीं आना, तो उसमें से आ सकता है, तो वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस फ़र्क ये होता है कि हम मिसाल के तौर पे अगर ओवरहेड्स के मैं 30 सवाल आपको करवाता हूं तो इसके शायद मैं आपको 5-7 सवाल करवाऊं, लेकिन करना फिर भी होता है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। और फिर अगली बार पता है क्या होती है, मसला पता है क्या होता है? मिक्सिंग बहुत, इस दफ़ा ना सबसे बड़ा मसला जो बच्चों को आया ना, जो कि नहीं होना चाहिए था, मिक्सिंग टॉपिक्स की उसने ज़्यादा कर दी, मिक्सिंग ज़्यादा कर दी। अब मिसाल के तौर पे उसने किसी और टॉपिक के साथ इसको मिक्स कर दिया। अब जो बच्चा सिरे से इसको छोड़ के गया हुआ है, उसके जो तैयार टॉपिक था उसका सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं एबीसी होता क्या। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। अच्छा, अब ये ना उस्ताद के ऊपर छोड़ दें इस बात को कि किस चीज़ को ज़्यादा कम, आपको जो करवाया जाए आपने उतना करना है, ये समझ करके वो सारा ही ज़रूरी है। यकीन माने 1 मिनट भी नहीं होता हमारे पास इजाफी, कोई इजाफी चीज़ नहीं करवाई जाती, मार के तो पूरा किया जाता है टोटल कि यार इतना तो करा ही दो। अब उसमें भी आप कहेंगे जी कुछ चॉइस है, नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से आपको पूरा काम करवाया जाता है, पूरा काम करवाया जाता है। ज़्यादा कहाँ करवा सकते हैं, टाइम ही नहीं है, 4.5 महीने तो टाइम है टोटल, ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? मर के पूरा काम करते हैं। उसमें से आप फिर सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। मैं कल देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एग्जामिनर कमेंट्स लेकर आऊँगा। आप एग्जामिनर कमेंट्स उठा के देख लें, पिछली 5 अटैम्प्ट का देख लें, रिजल्ट जिनमें गंदा आया उसके अंदर उसने यही बात की, सिलेक्टिव स्टडी। फिर 2 अटैम्प्ट से जो है वो तकरीबन गंदा आ रहा है रिजल्ट, पिछली अटैम्प्ट का भी गंदा आया था रिजल्ट। सिलेक्टिव स्टडी की तरफ बच्चे जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने पिछली 2 अटैम्प्ट से उसने ये छेड़खानी शुरू की हुई है, जो चीज़ें कम आती थी वो पूछनी शुरू की हुई, बच्चे छोड़ के गए होते हैं। सो प्लीज़, ठीक है? लेबर कॉस्टिंग 1 अटैम्प्ट मिस हुई है, वरना नॉर्मली इसमें से भी 8 से 10 नंबर का सवाल आ रहा है। अच्छा, ये 8 से 10 नंबर और ये क्या, ये 16 नंबर। एक बात तो इसको जहन के अंदर रख लें कि आपके पेपर के अंदर
9 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ये आप बेशक पेपर्स डाउनलोड करके अपने पास रखें, आपके पास होने चाहिए ये 5 अटैम्प्ट। इससे पीछे इसलिए ना जाएं, इससे पीछे कैफ 8 था, सिलेबस में कुछ चेंजेस भी आई हैं ठीक है, जो रिलेटेड हैं हमारे सिलेबस से कैफ 8 वाले सवाल वो मैंने आपको अर्ज कर दिया, हम सारे करेंगे, बल्कि हम वही ज़्यादा करेंगे। ये तो करते हैं तो अक्सर हासा निकल जाता है, सवाल इतने आसान होते हैं जिस तरह कर लेते हैं कैफ 8 वाले आप, तो वो सवाल हम सारे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास ये पर्चे होने चाहिए, ठीक है। तो आप जितने पर्चे उठाकर देखोगे पेपर के अंदर आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे। ये 9 क्वेश्चंस आपके 2 सेक्शंस के अंदर बटे होते हैं। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए में ये सारी बातें आपको पर्चे में जाके ना पता लगे इसलिए बता रहा हूं पहली बार, ठीक है। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चंस जो हैं 6 to 10 मार्क्स का सवाल यहाँ पे आ जाता है। 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 यानी अप टू 6 क्वेश्चंस ऑफ अप टू 10 मार्क्स। गुजारा करो, मेरी अंग्रेजी ज़रा फंसती है। ये ना कहना एग्जाम्प्ट थी, एग्जाम्प्ट अच्छा जी। तो 6 क्वेश्चंस ऑफ अप टू 10 मार्क्स इधर आते हैं सेक्शन ए में, और उसके बाद सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं अप टू 20 मार्क्स आ सकता है, ठीक है जी। मतलब 17, 18, 15 इस तरह के बड़े सवाल इधर आते हैं, ठीक है। और मिलाकर 50 नंबर इधर 50 नंबर इधर पड़े होते हैं, यानी तकरीबन ये रेशो होती है, ठीक है ना। यहाँ के 6 सवाल मिलकर 50 नंबर यहाँ, ठीक है। तो ये जो आपको अब सवाल नजर आएंगे ना, जो मैं आपको अटेम्प्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए बताया आपको अटेम्प्ट जो दिखा रहा हूँ उसमें आपको 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर का सवाल नजर आए तो समझ जाओ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 1 वाला, सेक्शन ए वाला। और जो आपको 15, 18, 16 इससे 10 से ऊपर वाले नजर आएंगे सवाल, वो समझ जाना कि वो फिर सेक्शन बी की बात हो रही है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस दिखाते हो जरा, इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो ये आपको अब देखते ही पता लग रहा होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो पिछली 5 अटेम्प्ट में अगर आया भी है तो एक बार वो लॉन्ग क्वेश्चन आया, बाकी 2 दफ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और ओवरहेड्स का तो इसका भी 1 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये ज़रा सा ईजी हो गया ना समझना, ठीक है। ऐसे ही ABC का सवाल ये शॉर्ट क्वेश्चन में अभी रिसेंट टाइम के अंदर आया पड़ा है। लेबर कॉस्टिंग हर दफ़ा ही सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बना है, लेकिन बन रहा है, रेगुलरली बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट लॉ इन प्रोडक्शन एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये भी 6 और 7 चैप्टर हम इकट्ठा करते हैं, एंड के ऊपर एक लेक्चर लगता है इस पर, तो आप 2 कर लें। अब ये भी ऐसा टॉपिक था, ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट की बात अगर करें तो बच्चे क्या कहते थे, बच्चे क्या कहते थे, आगे आ जाए, जगह जगह बना दें, आप ही जरा सवारी बिठा लें जी। 7:10 क्लास का टाइम है, अच्छा जी। बच्चे ये सोच रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं ये तो आता ही नहीं है। पिछली अटेम्प्ट ये नहीं जो गुजरी नहीं, इससे जो पिछली थी ना, उसमें ये सर फेल होने की वजह ये सवाल बना था। उन्होंने कहा 16 नंबर का ही देता हूं इसमें से। अच्छा, फिर सवाल ऐसा था कि अगर सिर्फ वो एक लेक्चर 1.5 घंटे का लिया हो ना तो ये 10-12 नंबर का वैसे ही हो जाना था, एक लेक्चर से, खास प्रैक्टिस भी ना हो। अब इस टॉपिक के अंदर भी 4-5 सवाल उस्ताद करवा दिया करते हैं, लेकिन बच्चे लोग अक्सर एंड पे हो रहा होता है, बच्चे कहते हैं ये तो आता ही नहीं, छोड़ो, बस घर जा रहे हैं। भाई यार मुझे बता देना सर ने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं, मैं इंशाल्लाह घर पे खुद कर लूंगा, फिर किन्हें करना है। हाँ जी, तो इस तरह का मामला होता रहता है। खैर बहरहाल ये, और उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन जो है ये पिछली 3 अटैम्प्ट से आया नहीं। वैसे एज सच मार्जिनल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा यूज़ इस सवाल के साथ टच कर लिया था उसने, लेकिन मैंने वो उसको उधर ही डाल दिया, इसलिए इसको अलग से सवाल के तौर पे नहीं रखा मैंने। लेकिन अब ये बच्चे देखेंगे, लो जी ये नहीं आता, इस पे हम लगाएंगे 6-7 दिन कम से कम, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत है ना, ये मतलब हर जगह पे ही घुसा होना है। ये भी वो IAS 16 की तरह से ही है, आलू हर सब्जी के साथ, तो ये भी वैसा ही है, इसलिए इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे भी ज़रूर। इसका अपना सवाल भी आता है, ठीक है। जाग रहे हैं सारे, हर को अपने अपने हम साय को जरा चेक कर लें, हम साय को गुक होते हैं नहीं, बस चेक कर लें, सलाम दुआ कर लें। हैं जी, हाल हवाल, जाग रहे हैं सारे, ठीक है। आमिर भाई की आप आँख खुली है, अच्छा हाँ जी, जी बच्चों
चलें वापस आए। तो अब ये एनालिसिस जो है यहां से मैं आपको बताऊंगा, डिसाइड करेंगे हम कि कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बहुत स्ट्रेस देंगे, ठीक है। फिर कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो शायद ये लेबर कॉस्टिंग लेस इंपॉर्टेंट कहलाएगा, अभी मैं जब एनालिसिस एंड पे करूंगा आपके साथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आगे पड़े हुए इधर, अभी देखते हैं जाके, ठीक है। खैर, तो रेगुलर आने वाले ये आपके सामने, लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टाइम ज़्यादा लगाना है। ये ना हो ना कि हम लोग स्टार्ट के अंदर लेबर ओवरहेड ABC कॉस्टिंग पे इतना टाइम लगा दें कि आखिर में 1 महीने के अंदर दौड़ लगी हुई हो कि डिसीजन मेकिंग भी रहती है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, वो भी रहता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। बैलेंस रख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को ज़्यादा टाइम देंगे। नॉर्मली डिसीजन मेकिंग उस्ताद शुरू में भी करवाते हैं, एंड पे भी करवाते हैं, लेकिन मैं दरमियान में जो है वो लास्ट में दरमियान में ही करवाया था, अब दरमियान में ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। यानी महीना डेढ़ जब गुजर जाएगा, कॉस्ट के अंदर चलना फिरना शुरू हो जाएंगे आप, तो हम डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 नंबर घुमा फिरा कर डिसीजन मेकिंग करता है वो। इस दफ़ा तो डिसीजन मेकिंग हो रही थी, बड़ी ज़्यादा आ गई है जी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को क्यों एंड पे रखना, एंड पे और थोड़े प्रेशर होते हैं, तो हम दरमियान में रखेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 महीने लगाते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी साइजेबल पोर्शन, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसी को देख के डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ग्रिड B आती है, जिसके अंदर बेसिकली तो मैं यूं कह लूं कि चैप्टर्स 4 हैं लेकिन टॉपिक्स 3 हैं। इस ग्रिड में 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपके ओ माय गॉड लिखा हुआ, अच्छा 20 से 30 नंबर का पर्चा आता है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और टारगेट कॉस्टिंग। रेगुलरली सवाल आ रहा है 14 नंबर, 8 नंबर का एक दफ़ा आया था, लेकिन वो फिर 8 नंबर का इसी का जो है, मतलब मैंने तोड़ के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। असल में इकट्ठे लिख देना चाहिए था, खैर चलें, अब भूल गया, अगली बार इकट्ठा कर दूंगा इसको। आप तो अगली बार नहीं ना होंगे इस क्लास में इंशाल्लाह। तो ये 16 नंबर का, 20 नंबर का, 16 नंबर का, ये वही एक चल रहा है, ठीक है। 15 नंबर का अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है। टारगेट कॉस्टिंग का कुछ अर्सा पहले आया था, अब खामोश है, तो फिर इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है ऐसी चीज, ठीक है। ये इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इस बगैर चारा नहीं है। अब 30 नंबर की ग्रेड में 3 सवाल आने हैं, ठीक है। तो ये तो हर दफा ही आ रहे हैं, इनमें से कोई एक जरा सा छोटा कर दे या दोनों जरा थोड़े थोड़े छोटे छोटे कर दे, तो ये आराम से बीच में फिट हो जाएगा। सब्जी है तो सर रोजे है ना, ऐसे ना किया करें। इसी तो मैं सब्जी, आलू, पालक, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। मैंने कब आपको पकौड़ों की, समोसों की, दही बल्लों की, लस्सी की बात की मैंने? अच्छा जी, समझ आती है बात की। और लास्ट में आती है जी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर आप देखें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन आया 8 नंबर का, और उसके बाद से इसकी क्या आदत चल रही है, आदतें चेक करें। इस दफा पूछा ही नहीं, बच्चन का 2-2 सवाल आ रहे हैं। खैर चलें, 18 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, लेकिन 2 सवाल हैं, एक नहीं है। तो ये बेसिकली इस टॉपिक में ना असल में आगे 3 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। EOQ, उसके बाद इन्वेंट्री लेवल्स, सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर, इस तरह की जो 3 सब टॉपिक्स हैं, तो उनमें से 2 सवाल बनाता आ रहा था ही कैब, इस अटेम्प्ट में छोड़ दिया, अब अगली बार फिर बना लेगा, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं। उसके बाद CVP जो है भाई, माजरत के साथ एक अटेम्प्ट मिस की थी इसने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे 13-14 दिन लगते हैं बच्चों को। एक यानी कि CMA के अंदर कुछ मुश्किल महसूस होता है तो थोड़ा सा ये स्टार्ट में महसूस होता है, लेकिन उसके बाद अगर पकड़ में आ जाए बात तो फिर ये भी इजी हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा जाके ना तंग करता है। बाकी CMA के अंदर हम इंशाल्लाह तकरीबन ऐसा कर लेंगे कि फॉर्मेट्स पे चले जाएं, लेकिन इसके अंदर होगा, इसमें भी फॉर्मेट्स हमारे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ना ये बेकाबू होता है, सवाल थोड़ा परेशान करता है। तो खैर ये भी इस दफ़ा उसने नहीं पूछा, तो अगली बार इसमें भी आ जाना है। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, अलग से सवाल सिर्फ इधर आया हुआ है, बाकी ये इन सवालों के अंदर, क्योंकि ये मैंने कहा ना ये मिलाकर देता है। जब मैं डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करवाऊंगा आपको, तो सबसे पहले चैप्टर 15 करेंगे हम रेलेवेंट कॉस्टिंग का। ये चैप्टर होगा तो अगला डिसीजन मेकिंग का सारा एरिया होना है, अगर ये नहीं होगा तो आगे हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली ये ना समझे कि ये आ नहीं रहा, ये इन सारे सवालों के अंदर ये नथी हुआ है, इनके साथ ही है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह 3, 4, 7, 35 नंबर की, तो सिर्फ उसने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछ लिए इसमें। तो बहरहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर लोअर साइड पे था 35 से 45 में, ये मैक्सिमम 35 तक ही गया है। 20 से 30 में ये देखें
निकल भी गया एक दो बार, ठीक है, हायर साइड पे है। और यहाँ पर देखें 30 से 40 के अंदर भी ये एक आध बार क्रॉस कर गया या अपर साइड के ऊपर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन वाइज जो है वो क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंस की अब बात करूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से टॉपिक्स बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बातें बेटा आज करना बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद इनका टाइम नहीं मिलना। और क्या पता आप किसी ऐसे दिन छुट्टी कर दें जिस दिन किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वो क्लास थी जिसके बाद वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ आना था और मिस करने पर नहीं समझ आना था। तो ऐसी सारी बातें स्टार्ट नहीं बता देनी चाहिए बंदे को, ठीक है ना, कि भाई ये आपके सामने है, ये भाई हमारी सब्ज़ी है, ये सौदा हमने लगा दिया है, ये हमने बेचना है, अब आपने मर्ज़ी से जो जो चीज़ उठानी है उठा लें, ठीक है। सारी सब्ज़ी लेके जाना है, फ्रूट भी लेके जाना अफ्तारी के लिए, वरना अम्मा मारेंगी, तो सारा काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़रा ये आप मुझे चैप्टर नंबर लिखाते जाओगे, मैं बोलूँगा तो रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर 15 है और डिसीजन मेकिंग 16 है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, ये लाजमी सवाल, ये तकरीबन 30-35 नंबर का सवाल इसमें छुपा पड़ा होता है, ठीक है, पर्चा इसमें छुपा पड़ा होता है, ये देख, ठीक है, आजा भाई, ये देख, ठीक है ना। तो ये 20 थोड़ा कम भी आया, 17, 15, इस बार 35 भी आ गया, लेकिन ये 17 जो था ये देखें तो 27 है बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ में से है, ठीक है। आपके पास मौजूद है हैंड आउट, बस मैं वैसे ये नहीं लिखा हुआ ना, लिखने वाली चीज़ें तो ये हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं वैसे। तो चैप्टर 15 एंड 16, ठीक है जी। ये कौन कौन से थे जी? रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, आई कैप ने इसका नाम रेलेवेंट कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर का। वैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। जब डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है ना तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, बच्चे भी करते हैं। असल में वही तो CMA की क्लास है आपकी, शुरू अगली क्लास है, FR2 वाले हैं। चलो थोड़ी देर वेट कर लो, साथ इस हाइब्रिड में बैठ जाओ जाके, इधर रूम 10 में गर्ल्स बैठ जाएं, दूसरे रूम 2 में बॉयज़ बैठ जाएं। अच्छा, और CMA वाले ना नस जाना डर तो हो सकता है, को आया हो, लेट हो गया, चलो ये टाइम ख़त्म हो रहा है। उफ़, ये क्या कर दिया हमने, सारी बातें गपशप में टाइम ही गुजर गया सारा। प्रोसेस कॉस्टिंग और साथ ही उसके दूसरा 9, तो प्रोसेस कॉस्टिंग और विद जॉइंट बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, ये रेलेवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। कोई नहीं, आज पहला दिन है, थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर चले जाएं तो आपकी कौन सी कोई और क्लास है, तो वो किसने पढ़ानी है? तो फिर ये थोड़ी सी सहूलत है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। मेरा दिल है ऐसे कुछ पढ़ के भी जाए ना आज, कुछ तो पढ़ के भी जाए, बस 5 मिनट और दे दें, 3 से 4 मिनट बस, ये लिख लूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है असल में जो, ठीक है। और चैप्टर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर आप गौर फरमाएं ना जी, तो आधा पर्चा इनमें कवर हो रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर। ऑलमोस्ट 45 to 50% पर्चा इधर पड़ा हुआ है, आप देख लें। ये मैंने ये 2 बोले, ये बोला है और आप बोले हैं, ठीक है। अब ऐसी चेक करने के लिए अगर देखना चाहें तो ये 14 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स प्लस 20 कितना बनता है? 44, जितने भी, चलो ये 8 और 8 16 बन गया, और उसके बाद ये 18 और ये 14, ऐसे इधर ऐसे ही कैलकुलेटर, कितना 48। यानी ये सिर्फ ये 2, 4 और 5 चैप्टर जो करके गया था
48 मार्क्स का सवाल पर्चा तो उसने कर लिया। तो है कि नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये। आगे बढ़ो ज़रा, ऐसे ही तसल्ली ज़रा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी कितना बनता है, 48 पे बात पहुंच गई है। 69, डोंट टेल मी, एक बार फिर देख लो। 61, ये भी बहुत है सारा मजा खराब कर दिया। पहली बार सही बोलना था ना, है 61, इतने ज्यादा मार्क्स, यानी कि इस अटेम्प्ट में तो मौजें लाग गई होंगी जिसने ये 5 चैप्टर किए होंगे। 60 नंबर का पर्चा तो यहां से आ गया था। ठीक है, तो ये भाई मैंने आपको आई के पर्चे से आप जाके देख लेना यार, मेरे पे एतबार नहीं आ रहा। तो ठीक है, इस अटेम्प्ट के अंदर कभी कभी थोड़ी बहुत सरप्राइज पैकेज भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी होता है। ये देखो इस दफ़ा 50। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और इनके ऊपर हम टाइम भी इंशाल्लाह इसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तकरीबन महीना सवा महीने 30-35 लेक्चर जब पूरे हो जाते हैं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। इसके ऊपर 10 दिन 12 दिन जितने भी लगे, उसके बाद भी डिसीजन मेकिंग मूव कर जाते हैं। फिर उसके ऊपर हम टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम सीवी एनालिसिस करते हैं। तो ये सारा एरिया जो है तकरीबन 2 से ढाई महीने हम लगा कर करते हैं। इसका हक भी बनता है, आपके सामने है। ठीक है, मैं अगर एवरेज आउट करूँ, मैंने बोला ना 45 से 50% तकरीबन पर्चा जो है वो इन 5 चैप्टर्स में से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ओवरहेड्स, ABC ये इकट्ठी कह सकते हैं, इकट्ठा सवाल बन जाता है इनका। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है और CVP एनालिसिस है। ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट कह लें, बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहेंगे एंड पे छड़िया की है तुसी। ओ भाई ये आपके लिए थोड़ा, ये तो मेरे लिए है। मैंने किस पे कैसे स्ट्रेस ज़्यादा डालनी है, किस पे कैसे कम डालनी है, तो मेरे लिए है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी कभी ये एरिया शुरू हो, जब भी कभी ये एरिया, प्रोसेस कॉस्टिंग जी कल शुरू कर रहे हैं। ईद वाले नए कपड़े निकाल के आने, छोटी ईद वाले, अगर बड़ी ईद से पहले शुरू हो, बाद में शुरू हो रहा है तो बड़ी ईद वाले नए कपड़े पहन के आने, ऐसी तैयारी करके आना है। प्रोसेस कॉस्टिंग कल शुरू हो रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग कल शुरू हो रहा है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी इसी का हिस्सा है। ऐसे 15-15, 20-20 नंबर का सवाल आता है इसमें से, ऐसे पता होना चाहिए आप। ठीक है, वरना फायदा नहीं है ना, वरना तो फिर आप पता ही नहीं हो कि करने क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं। हम तो हर टॉपिक में मैंने ये कहा ना कि हम ये बात लेकर चलेंगे, पर्पस क्या है इस टॉपिक का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या चीज़ भाई। बस ऐसे ही मूड आयर शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, पता ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आज पहला दिन इस पे लगा रहे हैं कि पता तो हो कि जाना किधर है, करना कैसे है इसको काबू। ये जिन है वरना, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको जो है वो बोतल में बंद कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। उसका तरीका बस यही है, आपने डेली आना है। ठीक है, और हमने उसको जो है वो फॉर्मेट्स पे डाल देना है, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को भी, जो सबसे बड़ा मसला है। वरना मसला को नहीं, आप इंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह, बड़े मज़े का। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। अच्छा जी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? 11 और 12। ये भी इकट्ठा ही सवाल होता है। आई के अपने दो, यानी टॉपिक ही एक ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड क्या? अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड, मैंने कहा शायद गलती हो गई है। अच्छा, 2 चैप्टर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही है बेसिकली। ठीक है ना, तो आई के अपने चैप्टर अलग रखे हैं, लेकिन हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। जैसे जॉइंट, मैंने कहा ना, मैं भूल गया, मुझे इसको भी इकट्ठा कर देना चाहिए था यहाँ पे, मैं भूल गया, मुझसे भूल होगी। 8 और 9 करना था। ठीक है, खैर चलें, तो ये इकट्ठा ही एक टॉपिक, चैप्टर 2 है लेकिन एक टॉपिक है। ये चैप्टर 2 है लेकिन एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। उसके बाद CVP। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? CVP एनालिसिस। उसके बाद जी और आपको आप बताएं और कौन सा आपको इंपॉर्टेंट दिखा? ओवरहेड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, ओवरहेड्स का ABC और ओवरहेड्स इकट्ठा ही है। तो मेरे ख्याल में जब ओवरहेड्स करते हैं ना, तो जब ओवरहेड खत्म होता है तो अगले 2-3 दिन में ABC भी करवा देते हैं। बेसिकली ये उसी की एक्सटेंशन है। ओवरहेड्स का टॉपिक जो है इसी की एक्सटेंशन, ये नहीं एक टॉपिक ही बन जाता है। ओवरहेड्स और ABC कॉस्टिंग जो है ये एक्सटेंशन है। ओवरहेड्स निकालने का एक पुराना तरीका जो चला आ रहा है मशहूर ज़माना, और एक नया तरीका जो डेवलप हुआ है वो ABC है। इसलिए ये एक ही टॉपिक है, तो इसको मैं इकट्ठा ही लिखना चाहूँगा। उन्होंने अलग चैप्टर्स बनाए हैं, लेकिन हम इसको इकट्ठा रखेंगे, पढ़ेंगे भी इकट्ठा ही। कौन कौन से चैप्टर बनते हैं? चैप्टर 3 एंड, पहले 3 और 4 वैसे लिखवाना चाहिए था, तरतीब चेक करो, 11, 12, फिर 14, फिर 3। चलो जी, ओवरहेड्स
एंड ABC कॉस्ट। ठीक है जी, ABC पढ़ेंगे हम। आप लोगों ने अगर ABC सही नहीं पढ़ी हुई बचपन में तो मैं आपको ABC पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक समझता हूँ। कौन सा चैप्टर है? और लेबर कॉस्टिंग भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलो पहले फिर 5 लिखा देंगे। अच्छा, लास्ट टाइम तक मैं इसको लेस इंपॉर्टेंट समझता था, लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गया इसको कम अज़ कम इम्पॉर्टेंट के अंदर इसलिए डालने के लिए, क्योंकि देखो ना पिछली 5 अटैम्प्ट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि ये मिस हुआ है, वरना ये हर दफ़ा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने इसलिए नहीं छोड़ने हैं कि ये किसी और के अंदर शामिल भी होते हैं और कभी कभी आ भी जाते हैं, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो ये आ जाने, लेकिन वो आप में ये मेरा मसला है, ये मैं देखूंगा कि इसके साथ फिर मैंने क्या अशर करना है। ठीक है ना, इसके अंदर टाइम कैसे काम ज़्यादा करना है वो मेरा मसला है। ठीक है, तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग देखा था आपने, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? 6 और 7, चैप्टर 6 एंड 7। मुझे नहीं लगता, चलो 5-7 मिनट पढ़ाना है मैंने, कुछ पढ़ाना ज़रूर है। आप ये ना कहना आज सिर्फ गपशप लगी। वैसे तो ये सारा सिलेबस जो कवर करना है वो एक तरफ और ये लेक्चर एक तरफ है, लेकिन फिर भी कुछ तो पढ़ के जाएं यार। आज तो पढ़ा ही कुछ नहीं है आप लोगों ने। 6 एंड 7 जी, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। उसके बाद कौन सा रह गया? जेडे रह गए ना दस दो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा वैसे छोड़ इसको भी नहीं रहा, आप क्या करें? अच्छा एक बात वैसे कर दूं कि लेबर कॉस्टिंग भी वैसे डिसीजन मेकिंग में साथ यूज़ हो जाता है। ओवरहेड्स भी आपको अगले टॉपिक्स में यूज़ होता बहुत नज़र आएगा। खैर चलें इधर रखें इसको। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और जी क्या रह गया? चैप्टर। तो बस फ़र्क ये होगा कि हमारा फोकस इसी हिसाब से होगा जैसी इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे छोटे रह गए, तो इनको थोड़ा सा पढ़ाते हैं आप। जी सर ये आपके लिए लिखा है सर, ये सर ये जी बेटा यार PDF मैंने लास्ट टाइम ना रिवीजन क्लास के बाद बनाने की कोशिश की थी, वो बनी नहीं थी। फिर मैंने एक काम किया था कि पिक्चर बना के ना उसकी PDF TA ने बना दी थी, वो बन गई थी। तो शायद ऐसा कुछ होता रहा, तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये कि ये कर दिया करूँगा। आप खुद में तस्वीर बना सकते हैं, आपको इजाज़त है, टाइम पूरा मिलेगा। क्योंकि आप ये बनाएंगे ना तो फिर आप घर जाके अपने रजिस्टर पे इनको नोट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये नहीं बनाएंगे आपको PDF आएगा तो मोबाइल में पड़ा है ना, तो मोबाइल गया तो फिर सब कुछ गया। फिर मांगते फिर होते हैं एंड में, कोई फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ आंसर बता दे, कोई फ़लाँ हैंड आउट दे दे, फ़लाँ कर दे। फिर अपना सामान पूरा रखा करो। अच्छा जी, तो ये जनाब 2 बातें हो गई। ये पिक्चर भी लेनी है जी, लें बिल्कुल, इसकी वैसे पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो प्रीवियस नॉलेज आपको ये चाहिए, मैंने ये बताया था, इसकी क्या समझ आनी है? अच्छा जी पढ़ेंगे कहाँ से? एक क्वेश्चन ये भी होता है ना। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा? लास्ट टाइम तो मैं हर रोज़ एक हैंडआउट ताज़ा बनाता था और वो दे देता था। इस बार ये है कि वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं और मज़ीद उसके अंदर कोई जो चीज़ें डालनी होंगी वो भी डालकर मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को हर टॉपिक के स्टार्ट में एक हैंडआउट मिल जाए नोट्स का, और वो 10, 12, 15, 20 जितने सफ़े भी होंगे, टॉपिक के हिसाब से ज़्यादा कम हो सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी मटेरियल जो है वो हमारे लेक्चर नोट्स ही होंगे जो मैं आपको फ़ोटोकॉपियर के पास अवेलेबल कर दिया करूँगा और आप उसको क्लास के अंदर ले लेंगे।
और अगर कोई एडिशनल उसके अलावा कोई क्वेश्चन जैसे जहन में आ जाता है, यार वो रह गया था, वो पास पेपर कोई नहीं हुआ था, चलो वो कर लें, ठीक है, तो वो फिर मैं आपको कॉपी करवा के अलग से दे दूँगा। लेकिन चैप्टर वाइज जो है वो इस तरह से नोट्स अब मैंने वो बना लिए हैं कि वो आपको क्वेश्चन उसमें भी होगा क्या, उसमें क्वेश्चंस ही होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो लेक्चर नोट्स के अंदर आपको पास पेपर्स ही मिलेंगे। बेटा थ्योरी जो है ना आई कैप तकरीबन कोई, मैं 15 नंबर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। किसका सवाल है? हाँ, 15 नंबर का आया नहीं आज तक, लेकिन मैं सेफ साइड पे रहते हुए ये बोल रहा हूँ कि ये 10 से 15 नंबर की थ्योरी आ जाती है मैक्सिमम। ये मैं 15 नंबर बोल बैठा हूँ, आज तक कभी देखा नहीं, यानी 6, 7, 8 नंबर की थ्योरी आती है। और वो थ्योरी भी ऐसी होती है कि जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस, जैसे नहीं होती बात कि एक चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर डिसीजन मेकिंग करेंगे हम, उसमें जाकर पढ़ेंगे जी फर्दर प्रोसेसिंग, आप मज़ीद चीज़ को प्रोसेस करें या यहीं पे बेच दें, तो उसके ऊपर फिर आएगा ये पूछ लेता है कभी कभार कि ज़रा बताओ अदर फैक्टर्स क्या हैं फाइनेंशियल के अलावा, ठीक है। या फिर जैसे वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर आपने देखा, तो आप वो कहता है वेरिएंसेस निकालो, आप वेरिएंस निकाले तो वो कहता है कि वेरिएंस की पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। अव्वल तो इस तरह की थ्योरी है, यानी कि जिसके लिए कोई बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। स्टिल आपके हर इस जो चैप्टर के अंदर मैं वैसे लास्ट टाइम बच्चों को जो दिया था ना, वो हिस्सा तो थोड़ा थोड़ा डाल ही दिया है। हर चैप्टर की 1-2 सफ़े की सिर्फ थ्योरी, जो ICAP की किताब से मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की हुई है, जो मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ लेनी चाहिए एक दफ़ा, वो मौजूद होगी उन्हीं नोट्स के अंदर ही होगी। ये स्टार्ट में या एंड पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। जो आपका वो बंच बनेगा ना किसी भी टॉपिक का, जैसे बेसिक्स का एक बंच अब मैंने अभी बनाया नहीं असल में, बाकी तो तकरीबन बने हुए हैं, लेकिन बेसिक्स अभी नहीं बनाया था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिक्स वाला बंच जो होगा उसके अंदर तो वैसे ही थ्योरी होनी है, जैसे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, वो मैंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, बेसिक्स के अंदर तो होगा ही है। बाकी हर टॉपिक के अंदर भी जो रेलेवेंट थ्योरी है वो 1-2 सफ़े की जो होगी, थोड़ी थोड़ी होती है, वो अवेलेबल होगी। और इतनी ही मैं चाहूँगा कि आपको पता हो, इससे ज़्यादा के अंदर हमने नहीं पढ़ना, ना वो टेस्ट होती है ना ज़रूरत है उसकी ऐसे, ठीक है। तो जो थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वो आपके नोट्स के अंदर मौजूद होगी, और वो ICAP के चैप्टर को पढ़ने के बाद ही मैंने वहाँ से निकाल कर इनके अंदर जो है वो रखी हुई है, ठीक है। उसमें कुछ इजाफा करना हो तो मैं कर दूंगा, लास्ट टाइम वाली तो मैंने डाल दी है नोट्स, ठीक है। यही बुक होगी। बुक और कौन सी है? लेक्चर नोट्स हैं बस। लेक्चर नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। इस लेक्चर नोट्स के अंदर सिलेक्टेड थोड़ी सी थ्योरी होगी और क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मेनली तो पास पेपर्स ही होंगे, बाकी कोई इलस्ट्रेशंस भी साथ साथ, जैसे क्लास की कोई ACCA का सवाल अच्छा नज़र आ जाए, कोई CMA का अच्छा नज़र आ जाए, तो मैं उससे भी मैं जो है वो उसको भी माफ़ नहीं करता, मैं कर लेते हैं वो भी काम, ठीक है। तो कोई अच्छा सवाल कहीं और से मिल जाए, वरना मेनली पास पेपर्स ही होते हैं। और ICAP की किताब के अंदर भी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो नॉर्मली पास पेपर्स ही हैं। किताबों के अंदर CMA के अंदर होते ही पास पेपर्स हैं, ठीक है। तो लेक्चर नोट्स हमने देखने, ठीक है जी, और लेक्चर नोट्स में ही ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी, सिलेक्टेड थ्योरी और ICAP के पास पेपर्स, और प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। मैं चलो लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड थ्योरी होगी बहुत थोड़ी सी फ्रॉम ICAP की, ठीक है। उसके बाद ICAP पास पेपर्स होंगे और एडिशनल क्वेश्चंस कोई अगर होए, ये कहाँ से होंगे? ऐसी क्लास के अंदर जो लास्ट टाइम मैंने ज़बानी लिखवाया होगा वो मैंने लिख के डाल दिया होगा, बस ऐसे ही होंगे एडिशनल क्वेश्चंस। कोई इलस्ट्रेशंस या ACCA या CMA का कोई सीमा का कोई जो है वो सवाल अच्छा मिल गया, ऐसे कुछ सवाल डले हुए हों, तो इस तरह की एडिशनल चीज़ें भी वो एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद ICAP के पास पेपर्स, यही 5 अटैम्प्ट्स के हम जो है वो नहीं कर रहे होंगे। ये 5 अटैम्प्ट्स तो CAF 3 वाले हैं, हम CAF 8 वाले भी सवाल करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद। यानी कि आपको जब वो हैंड आउट मिला करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर 25-30 सवाल, 35 सवाल टॉपिक्स किस तरह भी होते हैं, तो उसमें से हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हाँ, ICAP की स्टडी टेक्स्ट जो है, ये स्टडी मटेरियल आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। ICAP की स्टडी टेक्स्ट को आपने यूज़ करना है ऑडिट पर्पज़ के लिए। क्या मतलब? जब मैंने आपको कोई भी टॉपिक पूरा करवा लेना है, तो उससे अगला जो वीकेंड हो उसके ऊपर आपने इसको सॉफ्ट में अपने पास रख लेना है। कोई हार्ड में रखना चाहे तो बेशक रखे, मैंने तो इससे नहीं पढ़ाना। मैं आपको अपने नोट्स दूंगा जिसके अंदर पास पेपर्स ही होंगे, जो कि इस किताब में भी होते हैं।
एडिशनल थ्योरी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, वो कहानियों से टॉपिक समझाया जा रहा होता है। मैं वो टॉपिक आपको करके समझा दूंगा, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है। सिलेक्टेड थ्योरी में डाल दूंगा जो टेस्ट हो सकती है। आपने बस एंड पे ये करना है, टॉपिक ख़त्म होने पर आपने ऑडिट कर लेना है, क्योंकि आईकेप ये कहता है कि जी ये मेरी किताब है और ये सिलेबस है, इससे बाहर नहीं जाऊँगा। तो आपने ये ऑडिट कर लेना है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो कवर्ड है जो आईकेप ने लिखा हुआ है अपने पास। और अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो वहाँ पे है और समझ नहीं आती है तो वो आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप नहीं पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। सादा सी बात है, क्योंकि मैंने अपने तौर पे पढ़ के थ्योरी निकली भी तो वो निकाल के रख ली अपने पास, और बाकी तो मैंने सारा टॉपिक आपको सिखाने थे, क्योंकि पास पेपर तो सारे ही करवाने हैं। तो जाहिर सी बात है टॉपिक करेंगे तो वो सारे पास पेपर कोई इक्का दुक्का पास पेपर जो रह भी जाता है ना तो वो इसलिए छोड़ दिया जाता है कि चलो इन्होंने रिवीजन क्लास से करांगे, बस ये मकसद होता है और कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जब टॉपिक एंड होना है तो इसका ऑडिट कर लेना है कि हमने ये कर लिया टॉपिक या नहीं। तो ये आप बेशक अपने पास रखें, हार्ड में सॉफ्ट में मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे जो चाहिए होगा आपसे वो नोट्स हैं। नोट्स के अंदर क्वेश्चंस या तो क्लास में मैं सॉल्व करवाऊंगा या उनके सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद होंगे। कुछ सोल्यूशन नहीं भी हैं तो इस सेशन के अंदर वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बन जाए। ठीक है ना, तो बस यही क्वेश्चंस हैं। सोल्यूशन इसलिए देने ज़रूरी हैं, वैसे तो आईकेप के सवाल हैं, पुराने पर्चों के सोल्यूशन मौजूद नहीं है। दूसरा, अगर मौजूद भी हैं तो आईकेप का, जैसे आपको बताया ना कि आईकेप किताब के अंदर आप एक टॉपिक में देखोगे ना 5 सवाल हैं तो पाँचों के अंदर जो है वो डिफरेंट पैटर्न होगा, हो सकता है, हो जाता है, एग्जामिनर बदल जाता है, सोल्यूशन बनाने वाला बदल जाता है। हमने हर सवाल एक ही फॉर्मेट पे करना है, तो इसलिए सोल्यूशन हम अपने वाला ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एंड आंसर सेम होगा। ठीक है, एंड आंसर सेम होगा, बाकी जैसे मर्जी रास्ता लेकर आए आप, आपको तो जवाब पे पहुंचना ना सही। ठीक है, उसके बाद जी अब मेरे हिसाब से तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लोगों ने अब क्या करना है, एक तो हाथ खड़ा करें वो बच्चे जो ये इरादा करके आए कि इस दफ़ा साथ के साथ पढ़ेंगे, कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे, घर भी 6 महीने बाद जाएंगे, इस तरह के इरादा। अच्छा, जिन्होंने ये इरादा नहीं किया वो हाथ खड़ा करें, अभी कर लें। मतलब नहीं घर चले जाना, पढ़ाई वाली बात पे तो मान जाओ आप लोग। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को कम से कम डेली सीएमए के लिए 2 घंटे फारिग करने हैं क्लास के अलावा। ठीक है, इन्हें क्लास भी 1.5 घंटा पा के आधा घंटा का नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स ना एवरेज है। जो बहुत इंटेलिजेंट शार्प लैक बच्चे होते हैं वो 1.5 घंटा लगा लें, और जो मेरी तरह के होते हैं स्लो 2.5 से 3 घंटे लगाएं अपने हिसाब से। एवरेज स्टूडेंट जो है वो 2 घंटे कम से कम ले। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 2 आवर्स अदर देन क्लास। ठीक है जी, उसके बाद कवर करें सारा सिलेबस। जो छोड़ोगे वो पर्चे में आएगा। ठीक है जी, और प्रैक्टिस करें टाइम मैनेजमेंट स्किल को। ये बेटा कैसे आएगी, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में बता रहा था आपको कि आपने 1.8 से मार्क्स को टेस्ट के अंदर घर पे होमवर्क करते हुए करना है। ये की टू सक्सेस है आपके लिए। मैं पहले स्टार्ट भी यहीं से बात की थी और मैं एंड भी यहीं पे कर रहा हूँ आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास की, कि ये आपकी की टू सक्सेस है। बाकी मैं ड्यूरिंग सिलेबस आपको बताता रहूँगा कि अज्यूम करो, फिगर नहीं समझ आ रही, कुछ फिगर नहीं निकल रही है तो अज्यूम करके आगे चलो। पूरी अकाउंटिंग के अंदर कभी भी आपको एक स्टेप पे मार्क्स अगर कट गए तो आगे कैरी फॉरवर्ड उसके नहीं होते। इवन ऐसा भी होता है कि पार्ट ए के अंदर फिगर जो निकाली वो पार्ट बी में यूज़ होनी है, आपको पार्ट ए की समझ ही नहीं आ रही तो आप पार्ट बी के अंदर टॉप पे लिखो आई हैव अज्यूम्ड दिस फिगर एज रुपीज इतने। एग्जामिनर को धोखा नहीं दे रहे, लिखो कि मैंने अज्यूम किया, मुझे नहीं निकालना आता ये वाला, और अज्यूम फिगर को लेके बी को करो, बी के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपसे गलती होगी, गलती की वजह से जो फिगर निकली है उससे डिसीजन चेंज हो रहा है।
आपने डिसीजन की लाइन लिखी, उस लाइन के लिखने के 1 नंबर है, जो आपने उसको बताया कि एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। हर स्टेप के मार्क्स हैं। जहाँ पे फंस जाओ अज्यूम करो, आगे निकल जाओ। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पर्चे में मैंने वैसे कहा ना, गिद्दड़ सिंह की कोई नहीं होगी आपके पास कि वहाँ एकदम से ये सब कुछ हो जाएगा, एकदम से मार्क्स इंटू 1.8 करके आप सवाल कर रहे होंगे, एकदम से आप जहाँ पे फंसोगे आप अज्यूम करके आगे जा रहे होगे। ये कभी भी आप नहीं कर सकते अगर आपने उसको क्लासेस के अंदर, टेस्ट के अंदर अप्लाई नहीं किया। आप वीकली टेस्ट में ये काम करते रहोगे, अब पर्चे टेस्ट से निकलोगे ना, आपको यार समझ ही कुछ नहीं आई टेस्ट की, हाँ लेकिन मैंने ना जो टाइम था वो लगा दिया और जहाँ समझ नहीं आया अज्यूम करके आगे निकल गया। अब जब वो पर्चा चेक होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, वो पासिंग होगा, आपको कहोगे यार ये तो कमाल हो गया। ये कॉन्फिडेंस आपका इन क्लासेस के अंदर, टेस्ट के अंदर आएगा तो पर्चे में आप ये काम कर पाएंगे, वरना कोई माई का रेड जो है वो आपको इस पे मजबूर का कोई ऐसा कर ही नहीं सकता वो कि वो पर्चे के अंदर कोई फिगर समझ ना दलेरी करे और अज्यूम कर जाए, वो नहीं कर सकेगा। वो कहेगा यार ये तो पेपर पास नहीं होता, प्रैक्टिस होगी तो होगा। ठीक है, तो आपने फिगर्स को अज्यूम करना है, हमेशा के लिए याद रखना है, टाइम मैनेजमेंट को कोशिश करके पकड़ना है, यही आपकी की टू सक्सेस है। और मेरा हमेशा से एक मसला रहा है कि जब मैं क्लास एंड करता हूं तो मेरे पास जो प्लान होता है उसमें से हमेशा ही मेरा रह जाता है। तो आज भी मैं सोच के आया था कि मुझे था कि ये 10-15 मिनट पहले हो जाएगी, काम खत्म, कहानी हो जाएगी, लेकिन ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में आ जाती हैं ना, ऐसे ही जैसे ये बातें बीच में आगे मेरे प्लान में नहीं था। तो वो प्रोडक्ट सेल प्राइस प्रोडक्ट की निकालना आपको सिखाना चाह रहा था। कल इंशाल्लाह आप निकालेंगे ये, और कल हम बाज़ाब्ता तौर पे बेसिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं थक भी बहुत हूँ, आज बोलने वाला सारा लेक्चर तो, और मज़े की बात है अगले दोनों में भी यही काम है। आज सही रोज़ा लगेगा, आज घरों के साथ सही जाकर लड़ाई होगी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।